हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS-PCS में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का आपके पास UP PCS, BPSC और UK PCS का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके एग्ज़ाम की हम तैयारी करा रहे हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो उस क्रैश कोर्स में मॉडर्न हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, हम उस पर उसके वीडियो ला रहे हैं लगातार। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज जो पढ़ेंगे वो अंग्रेज जो टॉपिक है अपना, वो अंग्रेज़ों की भारत विजय है। और अंग्रेज़ों की भारत विजय में भी अंग्रेज़ों की मराठा विजय है, ठीक है नहीं, क्योंकि हम अंग्रेज़ों की बंगाल विजय और अंग्रेज़ों की मैसूर विजय को पढ़ चुके हैं। और एक महत्वपूर्ण शक्ति उस समय मराठा थे भारतीय जो भारत में। एक जैसे पहले बंगाल एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूबा होता था, और उसके बाद आपके पास मैसूर एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूबा था। लेकिन मराठा शक्ति जो थी वो एक महत्वपूर्ण केंद्र थी उस समय भारत में। और अंग्रेज़ों को अगर राजनीतिक प्रभुसत्ता अपनी स्थापित करनी थी तो मराठों को जीतना बहुत ज़रूरी था, ठीक है नहीं। तो हम देखते हैं मराठा प्रशासन में कि अंग्रेज़ों ने मराठों को कैसे जीता। तो अगर मराठा विजय के संदर्भ की हम बात करें तो मराठा विजय के संदर्भ में पहले हमें जो मराठा शक्ति का प्रतीक था पेशवा, तो हमें पेशवा के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन आपके पास पेशवा हुए और उन्होंने क्या क्या काम किए, क्योंकि मराठा शक्ति का प्रतीक पेशवा था। दरअसल होता ऐसा है कि जैसे शिवाजी का जो पोते थे साहू जी, उन्हें औरंगजेब ने आपके पास बंदी बना रखा था, मतलब बंदी बना लिया था। और उसके बाद मराठा जो प्रशासन था वो उनके चाचा जो राजाराम थे, उनकी जो विधवा थी ताराबाई, वो मराठा प्रशासन को देख रही थी, ठीक है नहीं। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है और साहू जी छूट कर आते हैं औरंगजेब के वहाँ से, मतलब औरंगजेब के कारावास से उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद मराठा में अपने सत्ता के केंद्र को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, युद्ध शुरू हो जाता है। साहू जी और उनकी जो चाची जी ताराबाई थी, उनके मध्य सत्ता संघर्ष चलता है। और इस सत्ता संघर्ष में विभिन्न मराठा सरदार एक दूसरे पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और उन्हीं मराठा सरदारों में से कुछ मराठा सरदार इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो साहू से और ताराबाई इनसे जो है एक स्वीकृति लेकर जो है अपने पद को वंशानुगत बना लेते हैं। यानी कि एक वंशानुगत का मतलब होता है वंश के आधार पर, ठीक है नहीं, बना लेते हैं। और उसी को कहा जाता है, उसके बाद जब पद वंशानुगत हो जाता है तो वो जो व्यवस्था कहलाती है वो पेशवाई व्यवस्था कहलाती है। और पेशवा मराठा प्रशासन में एक शक्ति का प्रतीक हो जाता है, ठीक है नहीं, और पूर्ण मराठा साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। तो इसी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेशवा पद जो है वो कहाँ से मतलब आया आपके पास। तो बालाजी विश्वनाथ ये पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को साहू जी के माध्यम से पेशवा घोषित कराया, ठीक है नहीं, बालाजी विश्वनाथ ने। तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा संघ की नींव रखी। इन्होंने विभिन्न मराठा सरदारों को जोड़ा, उनसे स्वीकृति ली और सत्ता के केंद्र में खुद आ गए, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास महत्वपूर्ण पेशवा थे मराठा प्रशासन में, और इन्होंने विभिन्न मराठा सरदारों को आपस में जोड़ा। इन्होंने मुगल में आपके पास जो दिल्ली में मुगल थे, जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है और वहाँ पर मुगल दिल्ली में सत्ता केंद्र को लेकर विभिन्न उत्तराधिकार को लेकर विभिन्न षड्यंत्र चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो सैयद बंधु करके मंत्री थे वहाँ पर मुगल प्रशासन में, तो बालाजी विश्वनाथ ने उनका साथ दिया, ठीक है नहीं, सत्ता को प्राप्त करने में, ठीक है नहीं। तो ये भी एक पॉइंट है कि जो सैयद बंधु हैं मुगल प्रशासन में, उनका साथ किस पेशवा ने दिया? बालाजी विश्वनाथ ने दिया। और इन्होंने सैयद बंधुओं से चौथ और सरदेश मुल्की जो एक प्रकार के कर थे उन्हें प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है नहीं, सैयद बंधुओं से। और जो मुगल शासक था, मुगल जो आपके पास सम्राट था फर्रुखसियर, 1717 ईस्वी में ये मुगल शासक बना। तो फर्रुखसियर की हत्या में आपके पास ये सैयद बंधुओं का सहयोग करते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट जो है वो 1720 से 1740 तक पेशवा रहते हैं। और ये भी ध्यान कर लेना, बालाजी बाजीराव जो है 1713 से 20 तक रहते हैं। अगर क्वेश्चन बन का आता है कि पेशवा का पद जो है कब पेशवा के पद की नींव पड़ी, तो आंसर होगा 1713 ईस्वी, ठीक है नहीं। अब बालाजी बाजीराव आते हैं बाजीराव फर्स्ट, ये हिंदू पद पादशाही ये ग्रहण करते हैं, यानी कि भारत में जो है
एक हिंदू शासन लाने की बात करते हैं तो हिंदू पद पादशाही ये ग्रहण करते हैं और मराठा उस समय हिंदू शक्ति का प्रतीक हो जाता है। और ये कहते हैं कि कटक से अटक तक मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का इन्होंने नारा दिया। कटक से अटक का मतलब सिंधु नदी से आपके पास मराठा तक, कि यहाँ तक हम मराठा साम्राज्य को स्थापित कर देंगे, पूरे भारत में एक मराठा शक्ति होगी। और शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध में ये सबसे ज़्यादा निपुण थे, बाजीराव फर्स्ट। शिवाजी जैसे गुरिल्ला युद्ध क्या होता है कि जो मराठों की स्थिति थी वो पहाड़ियों के आसपास थी, तो छिपकर जो युद्ध आपके पास एक तय प्लानिंग के साथ जो आक्रमण किया जाता है उसे गोरिल्ला युद्ध कहता है। छिपकर जो आक्रमण किया जाता है, जैसे रात में मुगलों की सेना सोई हुई है तो उस पर आक्रमण कर दिया। तो गोरिल्ला युद्ध में शिवाजी के बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति थे। उसके बाद इन्होंने बुंदेलखंड का जो शासक था छत्रसाल, उसकी मदद की और वहाँ से जो है एक मस्तानी नाम की नर्तकी को इन्होंने मतलब एक प्रकार से उपहार स्वरूप भेंट किया और उसी पे एक फिल्म भी बनी मस्तानी करके, जिसमें रणवीर कपूर ने फिल्म बनाई थी वो। तो छत्रसाल, बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की मदद की इन्होंने, ये आपको याद रखना है। और पुर्तगालियों से इन्होंने सालसीट और बेसिन, पुर्तगालियों से सालसीट और बेसिन जो दो बड़े क्षेत्र थे आपके पास, वो उन्हें मराठा साम्राज्य में मिलाया। ठीक है। उसके बाद इनके बेटे बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, ठीक है नहीं, बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं 1740 से और 61 तक पेशवा रहते हैं और मराठा शक्ति को काफ़ी चरम पर पहुंचा देते हैं ये। और इनके समय से ही, बालाजी बाजीराव के समय से ही मराठा जो मतलब पेशवा पद जो है वो वंशानुगत हो जाता है। पेशवा जो पद है वो वंशानुगत हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, पेशवा पद वंशानुगत हो जाता है और इन्हें नाना साहब के उपनाम से जाना जाता था। और संगोला की संधि इन्होंने की अपने जो राजाराम दूसरे जो ताराबाई थी उनके जो एक शासक था उनका बेटा राजाराम सेकंड, उनके साथ ये संगोला की संधि करते हैं और सारी जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं वो पेशवा में निहित कर लेते हैं। ठीक है नहीं, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था, एमएस अब्दाली जो पश्चिम से आपके पास ईरान से और इनसे जो आपके पास अफगानिस्तान की ओर से जो आक्रमण किया था एमएस अब्दाली ने भारत में, तो एमएस अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और जिसमें मराठा को पराजय का सामना करना पड़ा और भारत में जो एक शक्ति उभर कर आ रही थी मराठा शक्ति, उसे काफ़ी क्षति पहुंची। तो अगर क्वेश्चन आता है पानीपत का युद्ध में किस किस के बीच हुआ, मराठा और एमएस अब्दाली के बीच, और मराठों उस समय पेशवा कौन था मराठों का, बालाजी बाजीराव। ठीक है नहीं, और जब युद्ध में आपके पास हार होती है मराठों की और उसके बाद इन्हें काफ़ी एक प्रकार से प्रॉब्लम मतलब क्षति होती है जब मराठों को, तो ये व्यक्ति जो है दम तोड़ देते हैं। ठीक है नहीं। मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में? आपके पास सदाशिवराव भावने जो इनके भाई थे और विश्वासराव जो इनके बेटे थे, तो दोनों ने जो है मराठा जो सेना थी उसका नेतृत्व प्रदान किया था। उसके बाद जब मराठा शक्ति क्षीण हो गई, यानी कि एक प्रकार से मराठा जो पावर उभर कर आ रही थी भारत में, जैसे मुगल कमजोर हो रहे थे और मराठे मजबूत हो रहे थे, तो कहा जा रहा था कि भारत में एक केंद्रीकृत शासन है मुगलों का वो खत्म हो रहा है, लेकिन मराठे उभर कर आ रहे हैं, एक शक्ति उभर कर आ रही है। लेकिन पानीपत का जो तृतीय युद्ध था उसके बाद मराठों की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई और उसके बाद माधवराव फर्स्ट आते हैं। ठीक है नहीं, वो आपके पास पेशवा बनते हैं और इन्होंने मराठा शक्ति को पुनः जो है चरम पे पहुंचाने का कोशिश की। और जो मराठा मुगल सम्राट शाह आलम था जिसे हमने पढ़ा था बक्सर के युद्ध में, उसे ये दिल्ली दोबारा कुर्सी पर बैठाते हैं और हैदर अली जो इतना मजबूत शासक था उससे भी ये नजराना लेते हैं। और लेकिन ये जो योग्य शासक था माधवराव, वो असमय क्षय रोग के कारण मर जाता है और ये कहा जाता है कि इतनी क्षति मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में भी नहीं हुई थी जितनी इस होनहार पेशवा के मरने के मतलब असमय मृत्यु के कारण हुई। ठीक है नहीं। उसके बाद माधवराव सेकंड आते हैं। इनके टाइम पर ही पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो 1775 से 1782 तक चलता है और उसकी समाप्ति सालवाई की संधि 1782 में सालवाई की संधि होती है इनके समय में और प्रथम मराठा युद्ध की समाप्ति होती है।
और इनके जो संरक्षक थे मराठा राव सेकंड, ये आपके पास उस लेवल पर मतलब नहीं थे, बच्चे थे उस समय। तो इनकी जो संरक्षक थे एक मराठा सरदारों की 12 भाई परिषद, मराठा सरदार थे उसमें 12 भाई परिषद जो है इनकी संरक्षण थी। और उसमें भी नाना फडणवीस महत्वपूर्ण मराठा सरदार थे। और नाना फडणवीस जो है उन्होंने मराठा शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान की, मजबूती प्रदान की। इसलिए उन्हें मराठा मतलब महाराष्ट्र में जो मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, यानी कि मराठा शक्ति को चरम पर पहुंचाने के लिए, मराठा शक्ति को दोबारा एकत्रित करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए, इनके प्रयासों को लेकर इन्हें मतलब मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, नाना फडणवीस को याद रखना है। उसके बाद जो अंतिम पेशवा हुए बाजीराव सेकंड, तो बाजीराव सेकंड ये अंतिम पेशवा हुए और बेसिन की संधि के द्वारा 1802 ईस्वी में ये अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है नहीं, अंग्रेजों से ये एक प्रकार की सहायक संधि कर लेते हैं। और उसके बाद इन्हें काफ़ी अपमान होता है, काफ़ी इन्हें महसूस होता है कि यार ये अपमानजनक संधि मैंने की है। और उसी संदर्भ में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1818 में। और उसके बाद अंग्रेज मतलब पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाता है और पूना को जो है, पूना की संधि के द्वारा अंग्रेज पूना को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। पेशवा का पद जो है वो समाप्त हो जाता है। और किर्की युद्ध में जो है उसके बाद पूना को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आपके पास मराठों के टाइम पर जो मराठा युद्ध हुए और उनकी जो संधि हुई और मराठाओं की असफलता के क्या कारण थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मराठा विजय के क्रम में अब हम देखेंगे अंगल मराठा युद्ध। तो अंगल मराठा युद्ध जैसे कि मैंने आपको बताया, अब अंग्रेजों का और मराठों का युद्ध हुआ, ठीक है नहीं, क्योंकि अंग्रेज राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे भारत में और मराठा उनके सामने एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी थे। तो मराठों को जीतना बड़ा महत्वपूर्ण था भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के लिए। तो पहला जो मतलब एक प्रकार से मराठों के जो मामलों में अंग्रेजों का एंटर हुआ वो सूरत की संधि से हुआ। सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई। रघुनाथ राव जो है वो भी एक मराठा जो परिवार से जो मतलब आपके पास साहू इनका जो परिवार था उससे आता था, चाचा था उनका राजाराम का, शायद राजाराम के माधवराव का चाचा था, ठीक है नहीं, रघुनाथ राव। तो वो अंग्रेज पेशवा बनना चाहता था, लेकिन मराठा सरदारों ने माधवराव सेकंड को पेशवा बना दिया। तो उसी क्रम में वो अंग्रेजों के पास चला गया और सूरत की संधि करता है और अंग्रेजों से कहता है कि अगर वो अंग्रेज उसे पेशवा बनाते हैं तो वो आपके पास सूरत भड़ौच इधर के जो क्षेत्र की आपके पास राजस्व वसूली का अधिकार है, वो जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को दे देगा, ठीक है नहीं। तो इसी क्रम में पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है और पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस किस के बीच होता है, माधवराव सेकंड, ठीक है नहीं, और अंग्रेजों के बीच होता है। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व बारेन हेस्टिंग्स कर रहे होते हैं और इस युद्ध की नींव जो है वो सूरत संधि के माध्यम से रखी गई होती है, ठीक है नहीं। और सूरत संधि मैंने आपको बताया रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जो रघुनाथ राव को पेशवा बनने का आश्वासन अंग्रेजों ने दिया था कि वो उसकी सैनिक सहायता करेंगे। तो इसी क्रम में आपके पास पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। होता क्या है, आपके पास किसी की कोई हार नहीं होती है और उसके बाद सालवाई की संधि होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, याद कर लेना आप। जो मैं अंडरलाइन करता हूँ वो सब महत्वपूर्ण है, वो अपने आप में वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको अंडरलाइन वाली चीज़ों को अच्छे से याद करना है। वो अपने आप में आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। तो सालवाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के मध्य, और अंग्रेज रघुनाथ राव के प्रस्ताव को फिर अस्वीकार कर देते हैं और माधवराव को ही पेशवा स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 में, क्योंकि मराठा सरदारों में जो है पेशवा उस समय बाजीराव सेकंड था और काफ़ी षड्यंत्र चल रहे थे आपके पास जो मराठा साम्राज्य थे वहाँ पर। और विभिन्न मराठा सरदार जैसे होलकर हैं आपके पास, सिंधिया हैं और उसके बाद भोंसले हैं, ये अलग अलग मराठा सरदार जो है काफ़ी बड़ी मतलब एक प्रकार से शक्ति में आ गए थे। तो बाजीराव सेकंड जो है अपने पेशवा पद को बचाने के लिए ये अंग्रेजों की शरण में चला जाता है और अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। 1802 ईस्वी में हुई थी आपके पास, 1802 में बेसिन की संधि ये करता है 1802 में, या नोट डाउन भी कर सकते हैं 1802 में। तो 1802 में ये बेसिन की संधि करता है और ये अंग्रेजों के संरक्षण को स्वीकार कर लेता है,
ठीक है नहीं, बाजीराव सेकंड। लेकिन उसके बाद इसे काफ़ी ग्लानि महसूस होती है कि यार तुमने अपने सम्मान के साथ समझौता किया है। तो उसी क्रम में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है बाजीराव सेकंड और वेलिजली के मध्य। उस समय गवर्नर जो था वो वेलिजली था भारत में। तो इनके मध्य ये युद्ध होता है और इसमें आपके पास मराठों के साथ कई संधियाँ होती हैं, अलग अलग मराठा सरदारों के साथ अंग्रेजों की। तो बेसिन की संधि तो बाजीराव पेशवा, ये पेशवा जो है बाजीराव ही था, पेशवा और वेलिजली के मध्य होती है, ठीक है नहीं। बेसिन की संधि बाजीराव सेकंड और वेलिजली के मध्य। देवगांव की संधि जो है आपके पास भोंसले और वेलिजली के मध्य होती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद सूरजी अजान की जो संधि है वो सिंधिया जो मराठा सरदार थे और वेलिजली के मध्य होती है, और राजपुर घाट की होलकर और वेलिजली के मध्य होती है। तो ये 4 संधियां हैं आपके पास द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पर जो होती हैं, तो आपको चारों को याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मराठा जो अंग्रेजों की मराठा विजय में मराठा प्रशासन का क्या सिस्टम था, मराठा प्रशासन किस हिसाब से काम करता था। तो मराठा जो साम्राज्य था उसमें 2 प्रकार के सूबे थे। एक सूबों को स्वराज्य बोला जाता था और एक मतलब जो स्वराज्य जो है वो सीधे मराठा सरदारों के अंडर के क्षेत्र होते थे, और उसमें आपके पास सरदेशमुखी उनके जो सरदार होते थे, मतलब स्वराज्य के जो क्षेत्र होते थे वहाँ पर जो मराठा सरदार होते थे उन्हें सरदेशमुखी बोला जाता था। और सबसे बड़ा जो सरदेशमुखी है वो छत्रपति होता था, ठीक है नहीं, सबसे बड़ा सरदेशमुखी छत्रपति होता था। और इस छत्रपति शिवाजी, जैसे छत्रपति शिवाजी थे तो अपने नाम के आगे छत्रपति लगाता था, जो सबसे बड़ा सरदार होता था। और इसमें इस छत्रपति को सारे मराठा सरदार जो है अपनी आय का 10% स्वेच्छा से ही देते थे, ठीक है नहीं, ये अपनी आय का 10% स्वेच्छा से ही छत्रपति को देते थे, ठीक है नहीं। और जिसे क्या कहा जाता था, सरदेशमुखी कर कहा जाता था। सरदेशमुखी कर कौन देते थे, सरदेशमुखी छत्रपति को देते थे, इसलिए कि वो सबसे बड़ा सरदेशमुखी था, ठीक है नहीं। उसके बाद दूसरा जो एरिया है, जो पड़ोसी राज्य हैं, उन्हें मुल्क एक कदीम बोला जाता है पड़ोसी राज्यों को। और पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के बदले मराठा जो सरदार थे वो उनसे चौथ कर वसूलते हैं, ठीक है नहीं, सुरक्षा के बदले वसूला जाता है या उन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन किया जाता है। या लूटपाट, अगर जो मतलब आपके पास लड़ाई झगड़ा होता है या मराठा साम्राज्य जो सहमत नहीं होता है उन्हें चौथ देने पर, तो वो क्या काम करते हैं, उससे क्या होता है, वो वहाँ लूटपाट करते हैं और जो चौथ वहाँ से कम मतलब इकट्ठा होता है जो कर, ठीक है नहीं, जिसे चौथ बोला जा रहा होता है, उसका आपस में बंटवारा कर लेते हैं। तो अगर जो सहमत होता है तो जो कर व्यवस्था, अगर क्वेश्चन बन के आता है कि मराठा सरदार सुरक्षा के बदले कौन सा कर लेते थे, तो चौथ कर लेते थे। अगर ये व्यवस्था मतलब आपके पास आ जाए, कितना होता था, आय का 1/4 भाग, यानी 1/4 होता था उस क्षेत्र की आय का, ठीक है। और उसके बाद भी ये कर अकेले छत्रपति को नहीं जाता था, 4 जगह, मतलब ये 4 जगह बढ़ जाता था। जैसे मोकास, इस चौथ का एक भाग मोकास कर कहलाता था, जो आपके पास जो मराठा सरदार के जिस मराठा सरदार के वो क्षेत्र अंडर में आता था, तो उस मराठा सरदार को यानी कि 60% कर दे दिया जाता था। कुल मिलाकर यानी कि मराठा सरदारों में 60% कर बांट दिया जाता था कुल चौथ का। और उसके बाद 25% सीधा छत्रपति को जाता था और 6% सचिव को, और बाकी 3% जो है छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था कि छत्रपति उसे कहाँ खर्च करना चाहता है, ठीक है नहीं। तो चौथ के ये 4 आपके पास भागों में चौथ बढ़ जाता था। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे नोट में। गांव का जो मुखिया होता था, गांव का जो मुख्य अधिकारी होता था, उसे पाटिल बोला जाता था, जिसका काम क्या था, मतलब कर वसूलना और न्याय संबंधी कार्यों को करना। उसके बाद एक गांव में की जो भूमि होती थी, गांव की भूमि का जो लेखा जोखा रखता था, उस अधिकारी को कुलकर्णी बोला जाता था। ये याद रख लेना, आ जाते हैं 1 नंबर में बड़े आराम से, ठीक है नहीं। ये क्रैश कोर्स है, पीसीएस के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, और आईएएस में भी ये आ जाते हैं कि गांव मतलब मराठा साम्राज्य में गांव के प्रशासन जो व्यक्ति करता था उसे क्या कहा जाता था। सुमंत एक वर्ड आता है मराठा प्रशासन में, वो विदेश मंत्री होता था, यानी कि विदेशों से या पड़ोसी राज्यों के साथ जो भी संबंध स्थापित करने का काम करता था वो सुमंत करता था, विदेश मंत्री, ठीक है नहीं। और एक आपके पास नोट ये है कि बाजीराव सेकंड के पुत्र नाना साहब, बाजीराव सेकंड के पुत्र थे नाना साहब, जिन्हें अंग्रेजों ने जब पूना को ब्रिटिश भारत में मिला लिया, उसके बाद वहाँ जो बाजीराव के पुत्र थे
उन्हें पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया था, ठीक है नहीं। तो उनका नाम था धंधु पंत, नाना साहब भी बोलते थे, धंधु पंत भी बोलते थे। और फिर अंग्रेजों ने इनकी पेंशन देने से मना कर दिया। तो ये 1857 ईस्वी में भारत की जो क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें ये लीड कर रहे होते हैं कानपुर से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे होते हैं 1857 की क्रांति का, ठीक है। ये बाजीराव सेकंड के पुत्र हैं। पूना की संधि द्वारा, देखो एक पॉइंट ये है कि पूना की संधि द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। तो अपने आप में यही क्वेश्चन है कि पेशवा पद को किस संधि द्वारा समाप्त किया गया? पूना की संधि द्वारा। और पूना की संधि किस किस के बीच हुई? आपके पास मराठों के और अंग्रेजों के बीच। और एक किर्की का युद्ध जो है, किर्की के युद्ध के बाद पूना को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। तो अगर क्वेश्चन यह था किस युद्ध के बाद, तो किर्की युद्ध के बाद, जो मराठों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अब हम देखते हैं कि यार मराठा इतनी बड़ी पावर थी, लेकिन ये असफल क्यों हुए मराठा फिर, ठीक है नहीं। अंग्रेज सफल क्यों हुआ, मराठा असफल क्यों हुए? तो कुछ कारण है उसके। पहली बात तो एकता का अभाव। मराठा सरदार विभिन्न आपके पास ग्रुपों में बटे हुए थे, कोई होलकर, भोंसले, ठीक है नहीं, सिंधिया, इस टाइप से, और अपने अपने तरीके से जो है वो काम करते थे, ठीक है नहीं। तो एकता का अभाव था, यानी कि जो नेशनल मुद्दे होते थे, जो मराठा साम्राज्य के एक बड़े इशू होते थे, उन पर एक सहमति नहीं बन पाती थी। फिर चौथ वसूली से, जब वो पड़ोसी राज्य से चौथ वसूलते थे, तो जो लोग राज्य तैयार होते थे तो ठीक है, और नहीं होते थे तो उन पर वो आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे। उससे क्या हुआ कि कुछ पड़ोसी जो है उनके शत्रु भी बन गए। फिर सैन्य संगठन की कमी। मराठा का जो सैन्य संगठन था वो आधुनिक रूप से तैयार नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की सेना आधुनिक रूप लिए हुए थी, लेकिन मराठे संगठन में जो है वो आधुनिक रूप से तैयार नहीं था। गोरिल्ला युद्ध में उन्हें काफ़ी एक प्रकार का अनुभव था, वो काफ़ी निपुण थे, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध की कहीं बात आती थी तो वो संगठन की, सैन्य संगठन की कमी दिखाई देती थी। आर्थिक नीति और सीमित आय। मराठा जो प्रशासन था वो केवल कर वसूलने तक ही सीमित रह गया, कोई उसकी अपनी आर्थिक नीति नहीं बनाई जिससे कि लॉन्ग टाइम में वहाँ आपके पास राज्य को सस्टेन किया जा सके, ठीक है नहीं, कर को बढ़ाया जा सके। कोई ऐसी आपके पास नीति नहीं बनाई, केवल कर वसूली तक सीमित रहा। उग्र राष्ट्रीयता का अभाव, यानी कि एक पूरे भारत में जो एक नेशनल लेवल पर शक्ति बनते मराठे, तो उग्र राष्ट्रीयता नहीं थी कि हम जो है पूरे भारत के, केवल एक क्षेत्र विशेष को लेकर उनके मन में रहती थी कि हम मराठे हैं, ठीक है ना। एक क्षेत्र विशेष को लेकर राष्ट्रीयता का भाव रहता था, लेकिन एक होल मतलब पर्सपेक्टिव में वो नहीं देखते थे कि पूरा भारत एक खंड है और मतलब उग्र राष्ट्रीयता, यानी कि हम भारत का नेतृत्व करें, ठीक है नहीं। तो एक क्षेत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। उसके बाद योग्य नेतृत्व नहीं, यानी कि मराठों का जो नेतृत्व था अन्य जो यूरोपीय कंपनियां थी जैसे अंग्रेज, उनके मुकाबले वो इतना सक्षम नहीं था। फिर अंग्रेजों की शक्ति श्रेष्ठ था, क्योंकि अंग्रेज विभिन्न युद्धों को जीतकर इतना श्रेष्ठ हो चुके थे और बंगाल पर अधिकार करके इतना आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके थे कि मतलब मराठे उनके मुकाबले कमजोर थे, ठीक है नहीं। और अंग्रेजों की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो मराठों से काफ़ी बेहतर थी। तो ये अगर आपके पास आईएएस में भी आ सकते हैं क्वेश्चन के, निम्न में से कौन मराठों की असफलता के कारण थे, 1 2 3 पार्ट लिख देगा और कथन बना के दे देगा। पीसीएस में भी आ सकता है कोई भी कि निम्न में से कौन मराठों की सैन्य शक्ति या मराठों की हार का मुख्य कारण था, ठीक है नहीं, एकता का अभाव या कोई भी डाल देगा। तो आपको उसी हिसाब से याद रखना है। मैंने आपको बताया इतनी बड़ी शक्ति मराठा थे वो कैसे असफल हुए। तो दोस्तों आज हमने जो है अंग्रेजों की मराठा विजय को कंप्लीट किया, और कल का अपना जो वीडियो होगा उसमें हम पंजाब और अवध को कैसे अंग्रेज अपने राज्य में मिलाते हैं, अंग्रेज कैसे जीतते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में बेहतर इंक्रीमेंट हो रहा है या बेहतर जुड़ाव हो रहा है आपकी तैयारी में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बराबर में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सारी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, इनकी PDF पाना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया होता है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इन सब की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है नहीं। वो फिर वहाँ से आप अपना आराम से उन्हें ले सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में आपके पास पंजाब और अवध का विलय अंग्रेजों के द्वारा।